हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ओके, आज स्टार्ट करते हैं आगे का। एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। इसी से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और यकीन मानिए, मैंने जो कवर किया है ना पॉलिटी की इन सीरीज़ में, वो बहुत डिटेल से कवर किया है। आप एक बार देखिए, सारी प्रीवियस वीडियो भी देखिए जो आपने नहीं देखी। तो हमने कल किया था भाग 1, और भाग 1 के जो हमने किए थे आर्टिकल 3 तक। आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 कहता है, अभी हम भाग 2 भी करेंगे, बस एक आर्टिकल 4 बचा है जो कि किसका है, भाग 1 का पार्ट है। आर्टिकल 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 था, जो 2 और 3 आर्टिकल जो थे, राज्य का प्रवेश कराना, नाम बदलना, ये सब अब किसको दिया जाएगा, तो ये सब अब संशोधन से नहीं होगा, यानी आर्टिकल 360 के तहत नहीं होगा। आर्टिकल 360 के तहत ना होते हुए हम कैसे कर सकते हैं, तो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो साधारण बहुमत से हम इसे कर सकते हैं। आपको पता है साधारण बहुमत या विशेष बहुमत क्या होता है? अगर नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है कि साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है, और बहुत डिटेल में उसे कवर किया है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आपको अभी तक नहीं आता तो। आर्टिकल भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। भाग 2 में अगर टोटल आर्टिकल करें तो कहां से कहां तक आते हैं, 5 से 11 तक आते हैं। भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक काउंट होते हैं। इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं नागरिकता की। हमें नागरिकता कैसे मिलती है, या फिर जो पहले कानून बने थे उनसे अगर नागरिकता नहीं मिली तो नया जो कानून बना है उससे हमें किस प्रकार नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि भाई नागरिक होता कौन है। तो नागरिक कौन होता है? नागरिक वे होता है जो वे किसी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं। मतलब या तो किसी देश के वो पूर्ण सदस्य होने चाहिए, देश के पूर्ण सदस्य, मतलब वहां की सदस्यता होनी चाहिए उनके पास। मान लो किसी देश का अगर वो पूर्ण सदस्य भी है वो इंसान, और देश या राज्य के प्रति निष्ठा भी रखता है। दूसरा क्या रखना चाहिए उसे, उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए देश के प्रति। देश के प्रति वो भाव होना चाहिए जो निष्ठा के साथ निभाया जा सके। उसके उसके पास विधिक सारी सुविधाएं होनी चाहिए। उस देश की विधिक सुविधाएं मतलब लॉ वगैरह में जाकर अपना नाम वगैरह दर्ज करा सकता है, अगर केस लड़ना चाहता है केस लड़ सकता है। उसके पास वहां के फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, यानी मौलिक अधिकार होने चाहिए, तब वो उस देश का नागरिक कहलाता है वो इंसान। ठीक है, फंडामेंटल राइट का पालन भी करे, मिले तो मिलने के साथ साथ पालन भी करना पड़ता है। अगला होता है अन्य देशीय व्यक्ति। अगला होता है अन्य देशीय व्यक्ति। अन्य देशीय व्यक्ति, ये कौन होता है अन्य देशीय व्यक्ति? तो अन्य देशीय व्यक्ति की बात करें तो अन्य देशीय व्यक्ति वे व्यक्ति होता है जो इसे विदेशी भी कहते हैं, मतलब ये बाहर का रहने वाला व्यक्ति होता है। अन्य देशीय व्यक्ति को विदेशी भी कह देते हैं। और विदेशी दो देश के होते हैं, या तो हमारे मित्र देश का विदेशी होगा या हमारे शत्रु देश का विदेशी होगा। और मित्र देश का विदेशी कौन होगा? जिनसे हमारा युद्ध चल रहा होगा, जिनसे हमारा युद्ध नहीं चल रहा होगा, युद्ध नहीं हो रहा होगा, वो हमारा मित्र देश होगा। और जिनसे हमारा युद्ध चल रहा होगा वो हमारा शत्रु देश होगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार के देशों के अन्य देशीय व्यक्ति होते हैं, विदेशी होते हैं। अब बात कर लेते हैं राज्य विहीन व्यक्तियां, जो अभेद होते हैं। अगला है राज्य विहीन व्यक्तियां। कौन है? तो राज्य विहीन व्यक्ति। राज्य विहीन व्यक्ति की बात करें तो राज्य विहीन व्यक्ति दो तरह के होते हैं, या तो अभेद होते हैं या अप्रवासी होते हैं। या तो अवैध तरीके से आ जाते हैं या अप्रवासी हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों किस में आएंगे? राज्य विहीन व्यक्ति में आएंगे। जबकि बात करें हम शरणार्थी की, तो हमारे यहाँ रिफ्यूजी यानी शरणार्थी भी आते रहते हैं। तो शरणार्थी फोर्थ कैटेगरी है शरणार्थी। शरणार्थी की बात करें तो शरणार्थी जो कि उनके देश में उन्हें कहीं ना कहीं भाषा के लिए, कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति के लिए, कहीं ना कहीं उनके मानवता पर कुछ आघात किया जा रहा है, कुछ ना कुछ उन पर गलत हो रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो भाग कर किसी और कंट्री में चले जाते हैं। तो मानो फॉर एग्जाम्पल भारत में आ जाते हैं। तो जैसे हम CAA लेके आए थे, यानी बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी, और पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, जैसे हमारा दलाई लामा। ठीक है, तो ये शरणार्थी होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टिकल 5 हमारा कहता है अधिवास द्वारा नागरिकता। आर्टिकल 5 क्या कहता है? अधिवास अधिवास द्वारा नागरिकता। ये अधिवास द्वारा नागरिकता क्या होता है, तो इसे समझते हैं।
अधिवास द्वारा नागरिकता मतलब जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहा हो, और संविधान कब, 26 जनवरी 1950, इस टाइम तक अगर वो भारत में रह रहा है और 3 में से एक भी कंडीशन पूरी कर रहा है, संविधान लागू होने के टाइम पे 3 में से एक कंडीशन क्या होती है, तो 3 में से एक कंडीशन होती है या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, वो जन्म से ही भारत में रह रहा है, ये 3 कंडीशन होंगी, अगर उन तीनों में से कोई भी फॉलो कर जाता है तो वो भारत का नागरिक बन जाता है। या तो जन्म से भारत में रह रहा हो, या अगर वो जन्म से भारत में नहीं रह रहा तो उसके माता पिता भारत में रहते हो, भारत के निवासी हो, मतलब खुद अगर भारत का निवासी नहीं है, भारत में नहीं रहता, तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ या भारत के निवासी हो, या फिर तीसरी कंडीशन 5 साल पहले संविधान के लागू होने से अगर वो यहाँ पर है, 5 साल पहले से अगर संविधान लागू होने से वो भारत में रहता है, तो इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉलो हो जाती है तो वो भारत का नागरिक बन जाता है। तो अधिवास द्वारा नागरिकता क्या कहती है, तो 3 कंडीशन रखती है, या तो वो खुद जन्म से क्या हो, यहाँ का नागरिक हो, या फिर उसके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ हो, या वो यहाँ के नागरिक हो, या तीसरी कंडीशन या आ रहा है, तीनों कंडीशन पूरी नहीं करनी, सिर्फ एक कंडीशन पूरी करनी है, या आ रहा है उसका मतलब एक कंडीशन पूरी करनी है। तीसरा, 5 साल से, यानी संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इससे पहले अगर वो यहाँ भारत में रह रहा है 5 साल पहले से, तो भी वो भारत की नागरिकता आर्टिकल 5 के तहत पा लेगा, यानी वो भारत का नागरिक बन जाएगा। आर्टिकल 6 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है, तो आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 आपको अच्छे से समझ में आया, आर्टिकल 6 की बात करते हैं। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता की बात, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों की बात करता है। पाकिस्तान से जो भारत आए थे उन नागरिकों की बात ये करता है। उनको कैसे मिलता है, तो 19 जुलाई 1948 की एक डेट रखी गई थी। इसमें एक रेफरेंडम कराया गया था और कहा था कि जो पाकिस्तान गए हैं, जो भी मतलब पाकिस्तान से आना चाहते हैं, जो व्यक्ति पाकिस्तान से अगर इस तिथि से पहले, और कौन सी तिथि, 19 जुलाई 1948, इस तिथि को अच्छे से याद रखना, 19 जुलाई 1948, इस तिथि से अगर पहले कोई भी नागरिक भारत आ जाता है तो हम भारत की नागरिकता दे देंगे। और इस तिथि के बाद आता है, कंडीशन इज दिस, कि इस तिथि के बाद आता है तो क्या होगा, तो इस तिथि के बाद आता है, अगर वो इस तिथि 19 जुलाई 1948 के बाद आता है तो उसे 6 महीने यहाँ पर रहना होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसे नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है। देखते हैं आर्टिकल 5 दोबारा से रिवाइज करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अधिवास द्वारा नागरिकता, मतलब या तो 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 को, या तो जन्म उसका यहाँ हुआ हो, या उसके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ हो, या वो 5 साल पहले से, यानी संविधान लागू होने के 5 साल पहले से यहाँ रह रहा है। इन तीनों में से एक कंडीशन पूरी कर देता है तो वो भारत का नागरिक कहलाता है। आर्टिकल 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिक, और कब आते हैं, डेट है 19 जुलाई 1948, इससे पहले आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, नागरिकता मिल जाएगी, और इसके बाद भी आते हैं तो भी कंडीशन रखी गई है कि 6 महीने तक यहाँ रहो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता ले लो। अब पाकिस्तान से आ तो गए, अब भारत से पाकिस्तान जाने वाले भी तो नागरिक थे उस टाइम, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की बात आर्टिकल 7 में की गई है। आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिक, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की क्या कंडीशन है, तो ये भी सुन लीजिए। भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की कंडीशन भी वही डेट रखती है जो इसमें लगी थी, 19 जुलाई 1948, यानी 19 जुलाई 1948। ये डेट जो कि आपको किसमें याद रखनी है, दोनों में ही याद रखनी है, आर्टिकल 6 में भी, आर्टिकल 7 में भी। जो पाकिस्तान गए और वापस आना चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान चले गए थे, यहाँ मान लो पाक है और यहाँ हमारा इंडिया है, वो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन वो वापस भारत आना चाहते हैं, वहां पर कौन जाके खुश रहना चाहेगा, ऐसी स्थिति है वहां पर कोई भी खुश नहीं रहना चाहेगा। तो पाकिस्तान से वापस आने के लिए, है ना, पाक गए लेकिन वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वही कंडीशन लागू होती है जो 6 में थी, कि आप 6 मंथ रहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराकर आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। ये थी हमारी आर्टिकल 7। आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं।
ठीक है। आर्टिकल 7 और 6 में अंतर पता है ना आपको। 6 में पाकिस्तान से भारत आए थे और 7 में पाकिस्तान जाने के बाद वापस भारत आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में थी। आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 हमारे पीआईओज की बात करता है। पीआईओज मतलब कौन होता है? पीआईओज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब अभी भी समझ में नहीं आया है ना, जरा अच्छे से समझाइए मैम। तो भारतीय मूल के व्यक्ति या भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो नागरिकता दी जाती है, ये पीआईओ जो होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जो भारत का नागरिक तो नहीं होते, मतलब भारत के ये नागरिक तो नहीं है। पीआईओ भारत के नागरिक तो नहीं है, नागरिक नहीं होते, पर इनके जो मम्मी पापा यानी या तो मम्मी माँ या बाप यानी पिता, या फिर माता पिता या दादा दादी, ठीक है, नाना नानी, ये इनमें से कोई भी भारतीय नागरिक है, भारत की नागरिकता ले रखी है, ठीक है, तो इसे पीआईओ का स्टेटस मिल जाएगा। जिस देश में वो रह रहा होगा उस देश में वो इंडियन एम्बेसी में जाएगा और इंडियन एम्बेसी में यहाँ रजिस्टर कराएगा एज अ पीआईओ, यानी ये भारत जब चाहे मर्जी आ सकता है, क्योंकि इसके माता पिता दादा दादी या नाना नानी भारत में रह रहे हैं, इस वजह से ये पीआईओ बन जाएगा। अगर ये जहाँ रह रहा है वहां की एम्बेसी, वहां की भारत की एम्बेसी में जाकर अपना नाम रजिस्टर्ड करा देता है तो। ओके, आर्टिकल 9 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 9 हमारा संप्राप्ति यानी बिल्कुल समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप भारत को छोड़कर, ठीक है, मान लो यूएसए की नागरिकता ले लेते हो तो आपकी यहाँ की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। यदि किसी भारतीय व्यक्ति ने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली तो नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है, आर्टिकल 9 कहता है। तो आर्टिकल 9 समाप्ति की बात करता है। आर्टिकल 10 की बात करते हैं। आर्टिकल 10 क्या कहता है? तो आर्टिकल 10 और 11 दोनों को साथ में पढ़ते हैं। आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11। आर्टिकल 10 एंड आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11 कहते हैं कि नागरिकता के लिए अभी तक जितने भी प्रावधान बने थे, ये जो आपने 9 तक पढ़े, जितने भी ये प्रावधान पढ़े थे, इन प्रावधान के अलावा और भी बहुत कानून बनाने की जरूरत होती है। तो हमने एक कानून बनाया तो भारत में एक प्रावधान यानी एक कानून बनाया, नागरिकता अधिनियम 1935। क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम 1955। अब एक चीज थी कि ये नियम लाया क्यों गया? तो भाई बात ऐसी थी कि मान लो इन सारी कंडीशन में अगर इससे अलग कोई कंडीशन आ जाए तो हम नागरिकता कैसे देंगे, ठीक है, वंश के आधार पर नागरिकता कैसे देंगे, जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे देंगे। इस मामले में आर्टिकल 10 और 11 कहते हैं कि जो प्रावधान पहले बन गए वो ठीक है, अब हम संसद को अधिकार देते हैं कि वो नागरिकता जैसे देना चाहे वो दे सकती है। तो उस बिहाफ पे संसद ने एक अधिनियम बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। तो अब हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है देखते हैं। ओके, तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये अधिनियम क्या कहता है? तो ये अधिनियम कहता है कि हम 5 आधार पर, कितने आधार पर? तो 5 आधार पर नागरिकता देंगे। और ये 5 आधार क्या क्या होंगे वो देखिए। तो पहला आधार जो होने वाला है वो आपका होगा जन्म से नागरिकता। क्या होगा? जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता का पहला आधार रखा इन्होंने कि इस आधार पर हम नागरिकता प्रोवाइड कराएंगे। दूसरा आधार क्या रखा इन्होंने? दूसरा वंश के आधार पर नागरिकता रखा। किसके आधार पर देंगे? वंश के आधार पर। वंश के आधार पर दूसरा इन्होंने ये अपना कंडीशन रखी। तीसरा ये कैसे देंगे? तो पंजीकरण के आधार पर। कैसे देंगे भाई? पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण कराओ और नागरिकता लो। अभी हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर
सकते हो। ठीक है, ये कहाँ कौन कह रहा है ये? तो हमारा कौन सा अधिनियम 1955 का, नागरिकता अधिनियम 1955। देशीयकरण के आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एंड लास्ट है क्षेत्र के समायोजन के आधार पर। फिफ्थ है क्षेत्र के समायोजन के आधार पर, समायोजन के आधार पर भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये धारा 6 के अकॉर्डिंग भी आता है देशीयकरण वाला। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल में मतलब कि जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हो आप। तो जिसका जन्म 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जो कि क्या है, संविधान लागू होने की डेट, 26 जनवरी 1950 से लेकर अगर 1987 तक, 1950 से लेकर 1987 के बीच में होता है, अगर किसी व्यक्ति या नागरिक का जन्म कब होता है, 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में होता है, इसके बिटवीन होता है, इसके बीच में जन्म लेता है वो नागरिक। ठीक है, और उसका जिसका जन्म, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन जिसका जन्म क्या हो, कब से हो, 1 जुलाई 1987 से, 1 जुलाई 1987 यानी 1987 से लेकर कब तक, तो 3 दिसंबर 2004 के बीच, 3 दिसंबर 2004 के बीच, इन दो डेटों में के बीच हुआ, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, मतलब इनके बीच हुआ हो और उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ, माता पिता दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए। अगर इसके बाद होता है 3 दिसंबर, देखो अगर इन दो डेटों के बीच में होता है तो माता या पिता में से एक का होना कंपलसरी है, बस एक होना चाहिए, एक मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अगर दो